फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे वन की जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम वन है, दुनिया के सबसे अधिक जीव विविधता वाले वन है और दुनिया का लगभग 40% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इस वन का नाम है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आज चर्चा हम इसी की करेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके अन्य भी कई नाम हैं और इसकी बहुत अन्य कई विशेषताएं हैं, जिसकी चर्चा एक एक करके हम आगे करते जाएंगे। तो इसकी अगर अन्य नामों की बात किया जाए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, तो इसे भूमध्य रेखीय वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आदि आदि वन कहा जाता है। इसके अलावा तरवन भी कहते हैं, ग्रीन हाउस ऑफ नेचर भी कहा जाता है, प्राकृतिक हरित गृह भी कहा जाता है। तो थोड़ी सी मैं इसकी व्याख्या भी आप लोग को कर दूं कि इसको भूमध्य रेखीय वन क्यों कहा जाता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि ये वन भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों में ही सबसे अधिक पाए जाते हैं, यानी 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 अंश दक्षिणी अक्षांश तक इनका विस्तार बहुत होता है। इनको वर्षा वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं वहाँ लगभग रोज़ वर्षा होती है और अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए इनको भूमध्य रेखीय वर्षा वन कहते हैं। सदाबहार वन भी इनको कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो पेड़ पौधे पूरे साल हरे भरे रहते हैं, अर्थात अपने पत्ते नहीं गिराते, नहीं झड़ते इनके पत्ते, इसलिए इनको एवरग्रीन कहा जाता है। इसके अलावा एक इनका नाम है आर्द्र या नमी युक्त वन, ह्यूमिड फॉरेस्ट कहा जाता है। इस वन क्षेत्र में उच्च तापमान और वर्षा होती है, यानी पूरे साल तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है। इस कारण पूरे साल आर्द्रता उच्च बनी रहती है, हाई ह्यूमिडिटी रहती है, 80% से अधिक रहती है, उमस भरा मौसम रहता है, इसीलिए इनको आर्द्र या नमी युक्त वन भी कहा जाता है। एक वर्षा वन भी इनको कहा जाता है। सभी मौसमों में चूँकि यहाँ वर्षा होती है, लेकिन अधिकांश वर्षा यहाँ पे प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, इसीलिए इनको वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल यहाँ गर्मी पड़ती है, अर्थात तापमान हमेशा उच्च बना रहता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, इसलिए इनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस ऑफ द नेचर क्यों कहा जाता है, प्राकृतिक हरित गृह, क्योंकि ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ लगभग 40% पूरे वर्ल्ड का होता है और पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल में ये जो पारिस्थितिकी होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको ग्रीन हाउस ऑफ द नेचर कहा जाता है। प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है इनको, पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसका भी एक कारण है कि ये ऑक्सीजन का लगभग 40% उत्सर्जन करते हैं। इसमें अमेजन वन ही लगभग पूरे विश्व के ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो करता है, इमिशन करता है, 20% कर देता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उसके कई नाम हैं और कई विशेषताएं हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, जैसे भूमध्य रेखीय वन, सदाबहार वन, आर्द्र वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन, ग्रीन हाउस ऑफ द नेचर, प्राकृतिक फेफड़े आदि। तो कुछ चर्चा हम आगे इनकी करेंगे कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता क्या है। तो इन वन क्षेत्र में वर्षा साल भर उच्च होती है, तापमान भी पूरे साल रहता है, उच्च बना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कभी नीचे नहीं होता है, इसलिए यहाँ के जो पेड़ और वनस्पतियाँ हैं तथा जंतुओं की वृद्धि तथा विकास के लिए अनुकूलतम दशाएँ, सबसे अनुकूलतम दशाएँ अगर वनस्पतियों और जीवों के विकास की हैं तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, यानी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यह ऑप्टिमम कंडीशन है पेड़ों और जीवों के विकास के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कोई भी जीव होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर, पेड़ों पर निर्भर करता है, तो जहाँ पे वनस्पतियों का विकास अधिक होगा वहाँ जीवों की संख्या अधिक होगी ही, क्योंकि मेन जो आहार होता है वनस्पतियाँ होती हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए उष्णकटिबंधीय वन बायोम को ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है, यानी अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीवों और वनस्पतियों के विकास की सबसे अच्छी संभावना होती है। ये होता है जलवायु यहाँ की, देखा जाए क्लाइमेट कैसी होती है, वर्षा 200 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष या इससे भी अधिक होती है और प्रति माह सामान्यतः 10 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, यानी हर मौसम में यानी हर महीने में वर्षा होती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है, दोपहर के बाद संवहनीय प्रकार की कन्वेंशनल वर्षा होती है। तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। वनों के ऊपरी भाग में सबसे अधिक सूर्य तप यानी प्रकाश लाइट प्राप्त होती है।
और नीचे जाने पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ लाइट घटती जाती है और धरातल पर लगभग शून्य हो जाती है। अर्थात अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जाएंगे तो नीचे अंधकार रहेगा, धरातल के नीचे अंधकार रहेगा, क्योंकि लाइट पहुँच ही नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा सघनता होती है। जो वृक्षों का ऊपरी भाग होता है जो लताओं और बल्लरियों से ढका होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अतः वृक्षों की पत्तियां जो होती हैं सूर्य के प्रकाश का केवल 25% ही प्राप्त कर पाती है। उसके ऊपर और भी ऐसी पेड़ पौधे चढ़ जाते हैं, लताएं चढ़ जाती हैं, इपिफाइट्स चढ़ जाते हैं कि पेड़ पौधों को केवल 25% ही सूर्य की लाइट प्राप्त होती है। और वृक्ष स्तर के नीचे मात्र देखा जाए, अगर वृक्ष स्तर के नीचे जो पौधे होते हैं 2-4 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं, उनको 3% ही प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है। और धरातल पर पहुंचते पहुंचते प्रकाश शून्य हो जाता है, यानी पूर्णतः अंधेरा रहता है। यदि यहाँ पे देखा जाए, ये तो जलवायु की बात हो गई, तापमान की बात हो गई। अगर हम देखा जाए कि वनस्पतियों का संगठन कैसा है, यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, वेजिटेशन कैसी पाई जाती हैं, तो यहाँ हम जैसा लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो वनस्पतियाँ होती हैं सबसे अधिक प्रजातियाँ स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं। जो वनस्पतियों की वेजिटेशन की सबसे अधिक प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियों में जो वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि 1 हेक्टेयर में 40 से लेकर 100 वृक्षों की प्रजातियाँ स्पीसीज पाई जाती हैं। और कहा जाता है कि 70% इसमें क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, यानी जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वृक्ष यानी जो ट्री होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे भी हम लताओं की चर्चा या क्लाइमर्स की चर्चा कर रहे थे। तो जो वृक्ष के बाद जो द्वितीय प्रमुख यहाँ के सदस्य होते हैं इन वनों की, तो ये होती हैं लताएं, होती हैं क्लाइंबर्स होते हैं। इनकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो 240 मीटर तक हो सकती है और मोटाई 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये लताएं क्या होती हैं, पेड़ों पर चढ़ जाती हैं और फिर पेड़ के ऊपर चढ़ के फिर वहाँ फैल जाती हैं, एक तरीके कनोफी का निर्माण करती हैं, मुकुट का निर्माण करती हैं। लताएं जो ये होते हैं क्लाइंबर्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक निचले स्तर की लताएं होती हैं, ये मुख्य रूप से शाकीय पौधे होते हैं, ये हर्बा सस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तथा वनों के निचले स्तरों में ही ये रहती हैं। ये छोटी लताएं होती हैं, ये ऊपर वाले स्तर पे नहीं जा पाती, पेड़ों के ऊपर एकदम ऊपरी भाग पे नहीं पहुंचती हैं। एक होती हैं लंबी लताएं होती हैं, जो लॉन्ग क्लाइंबर्स होते हैं, ये वनों के प्रत्येक स्तर में प्रवेश करते हैं, यानी नीचे धरातल से सतह से शुरू होते हैं और एकदम ऊपर तक चले जाते हैं और ऊपर जाके फैल जाते हैं। इसमें जो महालता होती है जिसको हम लेयांस कहते हैं सर्वप्रमुख होती हैं, जिसकी लंबाई हम लोग जैसा बता दें आपको कि 240 मीटर तक तथा जो मोटाई होती है 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इतने ज़्यादा लंबे होते हैं। ये माना जाता है कि एक पेड़ से चढ़ के फिर दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर तीसरे पेड़ पे चढ़ जाते हैं, तो इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जो लियोन्स होते हैं। एक होता है ऊपर निवासी झाड़ियाँ, जिसको हम लोग इपीफाइट्स कहते हैं। ऊपर निवासी झाड़ियाँ क्या होती हैं, ये इस वन की वृक्ष और जो लताएं क्लाइंबर्स के बाद तीसरी प्रमुख सदस्य होती हैं। इनका जन्म वृक्षों की शाखाओं पर और टहनियों पर हो जाता है। जो वृक्षों की शाखाएं होती हैं या टहनियाँ होती हैं उस पर इनका जन्म होता है, तथा अपने आप ही क्या होता है ऊपर चढ़ती रहती है। इनका जमीनी संपर्क यानी धरातल से संपर्क नहीं होता है। उपयुक्त सभी प्रकार की जो पादप होते हैं, समुदाय होते हैं, ये सुपोषित होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के कारण, यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के परपोषित जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इसके अंतर जो परजीवी होते हैं पैरासाइट्स होते हैं तथा मृतजीवी होते हैं जो सेप्रोफाइट्स होते हैं। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीवों, दूसरे पेड़ों पे, दूसरे वृक्षों या जीवों पे निर्भर हों, और सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो मृत पेड़ पौधों को खाएं या जीवों को खाएं, इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो वनस्पतियों का, पेड़ों का अगर हम लोग देखें तो नीचे से अगर धरातल से ऊपर जाते हैं तो एक लेयर मिलती है, एक वर्टिकल स्तरीकरण मिलता है, लेयर मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय वनों में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे जो सदाबहार जो ये वन है इसमें 5 स्तर में विभाजित किया जाता है, जिसमें जो प्रथम स्तर होता है, फर्स्ट लेवल होता है, इसमें बड़े वृक्ष होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, 30 से लेकर 60 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। जो द्वितीय स्तर होता है इनका, इसमें 25 से लेकर 30 मीटर तक के वृक्ष होते हैं, और तृतीय स्तर में 15 से लेकर 20 मीटर तक के वृक्ष होते हैं। इसके बाद जो चौथा स्तर होता है इसमें झाड़ियों का स्तर होता है, यानी जो सर्फ लेयर होती है, और इसमें कुछ बाल वृक्ष होते हैं जिसको सैम्पलिंग कहा जाता है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। कुछ बौने वृक्ष होते हैं, डवार्फ वृक्ष होते हैं, छोटे वृक्ष होते हैं, इनको पिग्मी ट्रीज कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 5 मीटर तक होती है। छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ये छोटे
पेड़ों के पौधे होते हैं या छोटे आकार के पेड़ पौधे होते हैं। इसके अलावा जो पांचवा इसका लेयर है, इसमें धरातलीय स्तर आता है, ग्राउंड लेयर आता है। इसमें जो शाकीय पौधे होते हैं, हर्बीवोरस प्लांट होते हैं तथा फर्न की प्रधानता होती है और इन्हें जड़ स्तर यानी रूट लेयर भी कहा जाता है। ज़मीन के नीचे वाले भाग में ये सब होते हैं। जंतु समुदायों में अगर हम लोग देखा जाए तो हम आप लोग जानते हैं पेड़ों के साथ साथ यहाँ जंतुओं की भी संख्या खूब ढेर सारी पाई जाती है। छोटे से लेकर बड़े जीव तक यहाँ पर पाए जाते हैं। इस वन में जीवों की आहार जो होता है, आहार की आपूर्ति होती है, फूड सप्लाई होती है, पूरे साल रहती है। इसलिए यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं इनकी संख्या अत्यधिक पाई जाती है और जीवों को भोजन की तलाश में प्रवास भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पे भोजन की उपलब्धता होती है। वन क्षेत्र में धरातल से लेकर विभिन्न स्तरों पर जीवों का वास होता है। यानी धरातल के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ अलग अलग प्रकार के आपको जीव मिलेंगे, लेकिन इसमें जो अधिकांश जीव होते हैं वो वृक्षवासी होते हैं। यानी हम लोग इनको कह सकते हैं एबोरियल होते हैं, यानी पेड़ों पे रहने वाले ज़्यादा जीव यहाँ पे होते हैं। और प्रकृति ने इनको पेड़ों पे चढ़ने की विभिन्न अंगों का विशिष्ट प्रकार का विकास किया। जैसे अभी आपको चित्र में दिख रहा था, होतजिन पक्षी दिख रही थी। इसके क्या होते हैं कि पंखों में पंजे होते हैं जिसके सहारे पेड़ों पे बड़े आसानी से चढ़ जाती है। को जैसा आप लोग दिख रहा है कि धरती का ऑक्सीजन सेंटर भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रमुख जीव यहाँ पे हम देखा जाए, जो आप लोग को भी चित्र में दिख रहे थे, गोरिल्ला, चिंपांजी, अफ्रीकी हाथी, ओकापी, जंगली सुअर, ये प्रमुख जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा करोड़ों प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पे जीवों की पाई जाती हैं। तो इसमें कहा जाता है कुल जो विविधता का लगभग 80% इसी वन क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ छोटे से जीवों से लेकर बड़े जीवों की हजारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पक्षियों में देखा जाए तो चमगादड़, होतजिन, टाउकन, बारबेट और कोटिंग यहाँ की प्रमुख पक्षियाँ हैं। इसके अलावा अगर जीवों में देखा जाए तो बुलट, एंड्स, इसके अलावा और बहुत से जीव। ये देखिए हाउलर मंकी है, ये दिख रहा है आप लोग को। हाउलर मंकी की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ी से आवाज़ ये करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वर्षा वन जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इसमें विविध प्रकार के जीवों, वनस्पतियों, छोटे जीवों की, बैक्टीरिया, वायरस, करोड़ों प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अब हम लोग चर्चा कर लें कि विश्व के प्रमुख वर्षा वन। तो सबसे बड़ा जो वर्षा वन है अमेजन वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 9 देशों में फैला है और इस वन का सबसे अधिक भाग है ब्राज़ील देश में। और विश्व के कुल वर्षा वन का लगभग 1/3 इसी में है, लगभग 33%। तथा दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन की उत्सर्जित यहीं होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति यहीं से होती है। इसलिए अमेजन वर्षा वन को विश्व का ऑक्सीजन सेंटर तथा विश्व का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दूसरा जो प्रमुख वर्षा वन है वो आप लोगों का कांगो वर्षा वन है। ये अमेजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन है। ये लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका सबसे अधिक विस्तार जो देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। ये मध्य अफ्रीकी भाग में लगभग है। यहाँ अगर देखा जाए प्रमुख जीव देखेंगे तो गोरिल्ला है, बोनोबो है, पिग्मी जनजाति इसी क्षेत्र में रहती है, इसी वन क्षेत्र में रहती है। दुनिया की जो सबसे छोटी जनजाति है कद की, लंबाई की। इसके अलावा इंडो मलेशियन वर्षा वन, इस वन का विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों में है। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार के दक्षिणी भाग में। और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वर्षा वन है। क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में अगर देखा जाए ये वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं तो केरल में, कर्नाटक में, गोवा, तमिलनाडु, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार में ये पाए जाते हैं। यानी जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी केरल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन मिलता है। हमारे यहाँ कम मिलता है, हमारे यहाँ का जो मानसूनी प्रकार का वन ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ये वर्षा वन क्वींसलैंड में, पापुआ न्यू गिनी में मिलता है। सेंट्रल अमेरिकन वर्षा वन पनामा में, कोस्टारिका में, ग्वाटेमाला में यहाँ भी मिलता है। इसके अलावा और भी थोड़ा बहुत वर्षा वन मिलता है। इसकी अगर कुछ मुख्य बातों को ध्यान दिया जाए वर्षा वन की, तो विश्व के लगभग 8% क्षेत्र पर फैले हैं, लेकिन दुनिया का लगभग 40% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा लगभग 80% विश्व की जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। ये दुनिया का सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है, जो विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ लघु जलवायु का विकास हो, लघु जलवायु का विकास होता है। अधिक जंगल के कारण यहाँ के क्लाइमेट पे असर पड़ा है। यहाँ एक प्रकार की अलग प्रकार की जलवायु हो गई है, इसको माइक्रो क्लाइमेट भी कहा जाता है। ये वनों के कारण एरियल संख्या की बात होती है, एरियल स्टीम
की बात होती, इसमें इसका मतलब ये हुआ जब यहाँ पे पानी बरसता है तो इतना ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं कि धीरे धीरे करके गिरता है, यानी टहनियों के, पेड़ों के और पत्तियों के सहारे धीरे धीरे ज़मीन पर पहुँचता है। इसी को हम लोग एरियल स्टीम मिल्ट्स कहते हैं। वनस्पत का कहा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 25 लाख प्रजातियाँ पेड़ों की पाई जाती हैं, वृक्षों की, और जिसमें 40,000 अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पाई जाती हैं। जीव जंतुओं में देखा जाए तो विश्व की 50% प्रजातियाँ, 30 लाख से अधिक प्रजातियाँ जीव जंतुओं की यहीं पाई जाती हैं। अमेजन वन में अगर देखा जाए तो 400 से प्लस अधिक स्तनधारी ममल्स पाए जाते हैं, 1300 से अधिक पक्षियाँ, 400 से प्लस पाए जाते हैं उभयचर, और 370 प्लस रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स का 50 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं इस वन क्षेत्र में। प्रमुख वृक्षों में देखा जाए साल, सागौन, महोगनी, रबर, कपोक, एबोनी, रोजबुट है। एक है आपका ऑर्किड्स हैं, ये हजारों प्रकार के ऑर्किड्स पाए जाते हैं जो सजावटी फूलों का प्रकार है। फर्न, काई, विभिन्न प्रकार की वनस्पति प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ये कुछ और बात यहाँ की किया जाए विशेषताओं की, तो वर्षावन दुनिया के सबसे प्राचीनतम वन माने जाते हैं। जो वर्षावन है दुनिया के सबसे प्राचीनतम वन माने जाते हैं। और यहाँ का जो डाइंट्री है, इसमें जो डाइंट्री वर्षावन है जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम वन माना जाता है, लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराना। इसी प्रकार कांगो जो वर्षावन है लगभग 10 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। अमेजन वर्षावन लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम वन भी होते हैं। और हम आपको बता दें कि विश्व की लगभग 80% जैव विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, इसी वन में पाई जाती है। वन कटाई के कारण आजकल इनका क्षेत्र काफ़ी घट रहा है। और हम आपको बता दें कि वर्षावन जो है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इनको दुनिया का सबसे बड़ा फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर प्राकृतिक दवाएं, यानी जो दवाएं प्राकृतिक अर्थात आयुर्वेदिक दवाएं यहाँ बनती हैं, यहाँ के पेड़ पौधों से बनती हैं। ये जो वन क्षेत्र है ये पर्यटन यानी टूरिज्म के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एडवेंचर यानी खोज के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो विविधता की दृष्टि से यहाँ पे या हम लोग कह सकते हैं मेडिसिन के क्षेत्र से, एडवेंचर के क्षेत्र से, अन्य क्षेत्रों से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।